प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू दे रहे हैं तमिलनाडु के सबसे बड़े चैनल थांथी टीवी पर। यह मार्च 2025 की बात है। एंकर ने पूछा, क्या विजय की टीवी के बिना किसी गठबंधन के जीत सकती है? पीके ने बेझिझक जवाब दिया, अगर वो अकेले लड़ते हैं तो उनके पास तमिलनाडु जीतने का बहुत अच्छा मौका है। एंकर ने फिर टोका, 118 सीटें बहुमत। पीके ने कहा, यस एब्सोल्युटली, और फिर एक जुमला जोड़ा जो आज पूरे देश में वायरल है। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और जब तमिलनाडु के नतीजे आए तो चला देना। 4 मई 2026 को वो वीडियो चला और तमिलनाडु में इतिहास बन चुका है। तमिलनाडु की राजनीति को समझना हो तो बस 2 नाम याद रखने की परंपरा थी, डीएमके और एआईएडीएमके। 1967 के बाद से यानी करीब 60 साल से इस राज्य में सत्ता इन्हीं 2 पार्टियों के बीच आती जाती रही। बाकी तमाम पार्टियां साइडलाइन पर खड़ी रही। डीएमके का वोट शेयर करीब 47% था, एआईएडीएमके का अपना पक्का वोट बैंक था। इस किले को तोड़ना असंभव माना जाता था और ऐसे माहौल में एक फिल्म स्टार ने राजनीति में कदम रखा। थालापति विजय, तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक, करोड़ों फैंस, लेकिन राजनीतिक अनुभव 0। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तमिल लगा वेत्री कजगम यानी टीवीके, और फैसला किया कि 234 में से 234 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। ना डीएमके से हाथ मिलाया, ना एआईएडीएमके का साथ लिया। तमाम एक्सपर्ट्स हंसे, मीडिया ने इसे राजनीतिक आत्महत्या कहा, लेकिन एक आदमी था जो मुस्कुरा रहा था और वो थे प्रशांत किशोर। बिहार में जन स्वराज पार्टी का चेहरा, मशहूर चुनावी रणनीतिकार, वही पीके जिन्हें 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के पीछे काम करते देखा गया। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी ने बीजेपी को हराया तो वो भी पीके की रणनीति के सहारे। 2019 में जगनमोहन रेड्डी ने 175 में से 151 सीटें जीती, पीके के स्ट्रेटजी की बदौलत। 2021 में ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को रोका, इसके पीछे भी पीके थे। खैर, कई हार भी हैं उनके हिस्से, खासतौर पर 2017 की यूपी वाली, जहां यूपी के 2 लड़कों को वो नहीं जितवा पाए थे। और सबसे बड़ी हार तो खुद की ही है पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में, जहां उनके बड़े बड़े दावों के बीच उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। खैर, अपना चुनाव लड़ने से पहले, बिहार की राजनीति में फुल टाइम एंट्री लेने से पहले 2022 के बाद पीके ने ऐलान किया कि अब वो किसी के पेड कंसल्टेंट नहीं बनेंगे। उन्होंने बिहार में अपनी खुद की पार्टी बनाई, जन स्वराज नाम रखा, खुद सियासत में उतरे, लेकिन एक पुराना दोस्त उनका इंतजार कर रहा था तमिलनाडु में, थालापति विजय। पीके ने खुद कहा था, हम राजनीतिक सहयोगियों से ज्यादा दोस्त हैं। पीके टीवीके की एनिवर्सरी इवेंट में गए, विजय के साथ बैठे, उनकी बात सुनी, समझी और तमिलनाडु चुनाव के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। अब असली सवाल यह है कि पीके ने किया क्या आखिर? सिर्फ भविष्यवाणी की या कुछ ठोस काम भी किया? तो हाँ, काम किया। उनकी रणनीति के 3 बड़े मंत्र बताए जाते हैं। पहला था अकेले चलो का फैसला। पीके ने विजय को गठबंधन से मना किया, क्योंकि अगर टीवीके एआईएडीएमके के साथ जाती तो वो एक नई ताकत नहीं रहती, वो एक जूनियर पार्टनर बन जाती। जनता को बदलाव नहीं दिखता, बस वही पुरानी राजनीति नए चेहरे के साथ। लेकिन अकेले लड़ने से टीवीके ने एक संदेश दिया, जहां तमाम पार्टियां मैदान में गठबंधन के सहारे खेल रही हैं, विजय थालापति अकेले खड़े नजर आए तमाम पार्टियों के खिलाफ। पीके का दूसरा मंत्र था डीएमके के गणित को चुनौती देना। सब कह रहे थे कि डीएमके का 47% वोट शेयर अटूट है, लेकिन बकौल पीके ये अतीत का आंकड़ा है। भविष्य के आंकड़े गढ़े जाते हैं और गढ़े गए। उन्होंने पहचाना कि पहली बार वोट करने वाले युवा, शहरी, मध्यम वर्ग जो बदलाव चाहता है, और वो लोग जो डीएमके और एआईएडीएमके दोनों से थक चुके हैं, उनकी मांगे क्या हैं, इन्हें पहचाना गया। उस हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार किया गया, जिसमें आपको महिलाओं से लेकर बच्चे, युवा, बूढ़े, सबकी जरूरतों का ख्याल दिखता है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि विजय ने हर किसी की जरूरत को उनकी थाली में परोस दिया। महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा, हर परिवार को साल में 6 मुफ्त सिलेंडर दिखता है, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए, ये तमाम चीजें महिला सेंट्रिक हैं। बुजुर्गों के लिए 3000 हर महीने पेंशन की व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए का, युवाओं के लिए 5 लाख नई सरकारी नौकरी और पेड इंटर्नशिप के अवसर, और हर नवजात शिशु के लिए एक सोने की अंगूठी। इसमें आपको घर के हर उम्र के सदस्य का ख्याल दिखता है। लेकिन इनमें से ज्यादातर चीजें मुफ्त की सौगात दिखाई देती हैं, जिसे आम भाषा में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। प्रशांत जानते थे कि तमिलनाडु में रेवड़ी कल्चर का पुराना इतिहास रहा है और इसे ही इस चुनाव में भुनाया गया। तीसरा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मंत्र था चेन्नई में सेंध लगाना। चेन्नई हमेशा से डीएमके का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। पीके की स्ट्रेटजी का कोर यही था कि जहां दुश्मन सबसे मजबूत हो वहां पहले अटैक करो।
शहरी कंस्टिट्यूएंसीज में फोकस्ड कैंपेन चलाई गई, युवा कैंडिडेट्स उतारे गए, डिजिटल आउटरीच को एग्रेसिव तरीके से इस्तेमाल किया गया और नतीजों में चेन्नई की कई परंपरागत डीएमके सीटों पर टीवीके की लहर साफ दिखी, कई मंत्री तक हारे। और फिर आया 4 मई 2026, टीवीके तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, डीएमके एआईएडीएमके सब पीछे, और सोशल मीडिया पर पीके का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया। देखिए। धोनी इज मोर पॉपुलर इन तमिलनाडु देन प्रशांत किशोर, बट मेक नो मिस्टेक, नेक्स्ट ईयर व्हेन आई कंट्रीब्यूट एंड आई हेल्प यू विन, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? लेकिन जब आप प्रशांत किशोर को जीत का सर्वा बताते हैं तो एक बात का ख्याल और भी बढ़ता जाना चाहिए। पीके वो आदमी है जो सबका भविष्य बता सकते हैं सिवाय खुद के। ये सुनने में कड़वा जरूर है क्योंकि बिहार में पीके अपनी जनस्वराज पार्टी का खाता तक नहीं खुलवा पाए, लेकिन तमिलनाडु में उन्होंने जो कहा था वो शब्द सा सच हो गया। 1967 में सीएन अन्नादुरई ने आजादी के बाद तमिलनाडु में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। उनकी पार्टी का नाम था डीएमके। 1977 में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार एमजीआर जो डीएमके का हिस्सा थे वो डीएमके से अलग हुए, नई पार्टी बनाई, एआईएडीएमके नाम रखा और फिर उसी डीएमके को हरा दिया जिससे वो अलग हुए थे। इसके बाद एमजीआर की मौत, उनके बाद उनकी पूरी विरासत संभाली तमिल सिनेमा की एक और सुपरस्टार अभिनेत्री जयललिता ने। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से एक व्यक्ति विशेष की पूजा या क्रेज पर आधारित रही है। जयललिता की मौत के बाद ये स्पेस खाली था और विजय उसी स्पेस को भरने आए और उन्होंने ये काम बखूबी कर भी दिया। फिल्म स्टार से राजनेता बनने का सफर कभी आसान नहीं रहा क्योंकि कमल हसन, रजनीकांत ने भी राजनीति में आने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। शायद इसीलिए क्योंकि उनके साथ क्रेज तो जुड़ा था लेकिन सही रणनीति विलुप्त थी। लेकिन विजय के साथ रणनीति थी प्रशांत किशोर की और अब ये बात दिखाई भी दे रही है। थलापति विजय की ये जीत सिर्फ एक फिल्मी स्टार की लोकप्रियता की जीत नहीं है, ये उस रणनीति की भी जीत है जो पीके ने गढ़ी। इसके तहत लोगों की जरूरतों को पढ़ा गया और उसे एग्जीक्यूट किया गया। पीके की एक भविष्यवाणी सालों बाद सही साबित हुई और इस भविष्यवाणी का नाम है थलापति विजय। आप क्या सोचते हैं इस पूरी गणित के बारे में, पीके की रणनीति के बारे में? उनके जो दावे आते हैं कई बार वो सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं। आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे साथी सूरज ने, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।